अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बखैर और आफियत से होंगे। मैं हूँ इल्मी सिटी के साथ आपकी होस्ट महमूना नसीम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इल्मी सिटी हमारे लिए, आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई इस तरह का सेशन लेकर आता है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसी तरह का आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन है। और वो टॉपिक जो है वो मैं आपको बताती चलूँ। टॉपिक है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। हम किस तरह लोगों के ऊपर अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। और जो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने इनमें सिटी के साथ और भी काफ़ी सारे सेशंस किए हुए हैं। मेहताब हमीद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैमुना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। यू वेलकम सर। मैं आपको बताती चलूँ, मेहताब हमीद साहब जो हैं वो NLP ट्रेनर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। स्टार्ट करते हैं सर अपना सेशन क्वेश्चंस के साथ। मैं चाहती हूँ ऑडियंस को कि आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर इंगेज हों, प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबके लिए इसके ऊपर जानना, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो है वो डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा है, एक अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की। सर, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले बताएं हमारी ऑडियंस को कि एक इस बात से क्या मुराद है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अच्छा देखें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि इंसान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने रिलेशंस को बेहतर से बेहतर बनाए, और रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए आपका इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब पॉजिटिविटी से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी ब्रांड पे जाते हैं कुछ परचेज़ करने के लिए, और आपको वहाँ पे वही चीज़ पसंद आती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, पहली नज़र में आपको अट्रैक्ट करती है। जी। सिमिलरली हमारे रिलेशंस होते हैं। मुस्कुराना सुन्नत है। अब सुन्नत भी है, और अब इसको अगर साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके माइंड में ख़ास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस होता है जो आपकी पूरी फिजियोलॉजी को पॉजिटिव करता है। जब आपकी पूरी फिजियोलॉजी पॉजिटिव होती है तो जो भी आपके इर्द-गिर्द हैं, जिनके साथ आपने गुफ्तगू करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, वो ईज़ी फ़ील करते हैं। वो जब ईज़ी फ़ील करते हैं, उनको अपनायत फ़ील होती है, तो वो आपकी कन्वर्सेशन जो है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और पावरफुल और इम्पैक्टफुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी बिज़नेस डील के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस नेगेटिव चला जाता है कि मेरे चेहरे पे कुछ स्माइल नहीं है, तो डेफ़िनेटली मेरी वो बिज़नेस डील नहीं हो पाएगी। हम किसी भी ब्रांड पे जब कुछ परचेज़ करने जाते हैं, वहाँ पे जो सेल्समैन है, अगर वो गुस्से में हो और वो हमारे साथ पॉज़िटिव इंटरैक्ट ना करे, तो हम उस शॉप को, उस ब्रांड को छोड़ देते हैं और हम नेक्स्ट ब्रांड की तरफ चल पड़ते हैं। सो पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगी में इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कह लें कि हमारे लिए हवा और खाना-पीना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस ना हो तो हमारी बॉडी टॉक्सिक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सो दूसरों को मुतासिर करने से मुराद यहाँ पे यही है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को प्लेज़ेंट बनाना है। आपका जो पर्सोना है, जो आउटलुक है, वो स्माइली होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल रहे। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो डेफ़िनेटली आप उस कन्वर्सेशन से जो आउटकम चाह रहे हैं वो हासिल नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि होता क्या है। मैं चाहूँगी कि आप ये बताएँ कि हम किस तरह पैदा कर सकते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस? क्योंकि कभी-कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पॉजिटिव इन ही हो, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक वो नेगेटिविटी में चला जाता है। मतलब उसको लोग जो है वो गलत समझ लेते हैं कि ये बंदा इतना मुस्कुरा रहा है, तो कोई ना कोई इसको काम होगा आपसे या कुछ इस तरह। तो प्लीज़। अच्छा देखिए, मुस्कुराहट के पीछे इंटेंशन होती है। लाइक के जब हम कोचिंग करते हैं या हम क्लाइंट से मिलते हैं, तो हम जब फीमेल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, और फीमेल्स जो होती हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी एक सेंसर दिया हुआ होता है कि वो एकदम से स्कैन कर लेती हैं। सिमिलरली हर इंसान के पास एक सेंसर है। अगर उस मुस्कुराहट के पीछे आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव होगा।
लेकिन अगर आपकी इंटेंशन उसके पीछे पॉजिटिव नहीं है, यानी कि आप आर्टिफिशियल स्माइल दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल स्माइल आपके एकदम से पकड़ी जाती है और लोग एकदम से भांप जाते हैं। लोगों के स्कैनर माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो एकदम से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्माइल जो है वो फेक है। लाइक कल जी, मेरा ब्रिगेडियर ताहिर नवाज़ साहब के साथ सेशन था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी से जब इंटरैक्ट करते थे, तो आप गर्दन सिर्फ नहीं घुमाते थे, बल्कि आप पूरी बॉडी उसकी तरफ रोटेट करके फुल अटेंशन के साथ बात करते थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर गर्दन घुमा के आप किसी की बात सुनते हैं, तो इसमें आपकी प्राउडनेस फीलिंग आती है, जो अगले पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। तो अगर यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत से लोग ये ब्लेम करते हैं कि हमारी सोसाइटी में हर तरफ नेगेटिविटी है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि एक कमरे में हर तरफ अंधेरा है और वहाँ पे एक छोटा-सा जुगनू भी अगर टिमटिमाए, वो अपनी रोशनी से उस तारीक कमरे के अंदर टिमटिमाना शुरू करे, तो वो सबको नज़र आना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अगर आपकी इंटेंशन, यानी कि आपका पर्सोना सेकंड स्टेप है, फर्स्ट आपकी इंटेंशन है कि आप किसी को स्माइल किस इंटेंशन से दे रहे हैं। तो इंटेंशन, जिसे हम नियत भी कहते हैं, वो हमारी बिल्कुल पॉजिटिव होना सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप आपकी अपीयरेंस है। थर्ड एक चीज़ यहाँ पे और मैं बताता चलूँ कि आपके फेस के मसल्स हैं, ठीक है? अगर आप मुस्कुराते नहीं हैं और आपके वो मसल्स स्टक हो जाते हैं और फिर आप जब भी किसी को स्माइल देते हैं, तो वो देखने वाले को महसूस हो जाता है कि ये स्माइल बेसिकली फेक स्माइल है, ये आर्टिफिशियल स्माइल है। जी, तो इस पे हमें काम करना चाहिए। मुस्कुराना सुन्नत है। मैंने सीरत का बहुत ज़्यादा मुताला किया और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की किताब पूरी दुनिया में मशहूर है। मैंने उसके सारे जब रूल्स और असूल देखे, जो प्रिंसिपल उसने दिए हुए हैं, और सीरत में उसकी कंप्लीट कह लें कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आती है। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पॉजिटिव रहने के साथ अपनी इंटेंशन सबसे पहले पॉजिटिव करनी है। जब इंटेंशन पॉजिटिव होगी, नो मैटर आपके गिर्द कितनी नेगेटिविटी है, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी नज़र आएगी। जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एक असाइनमेंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इस तरह करके इन जगहों से आप सामने किसी भी चीज़ को देखें। तो आप नमूना अपना हाथ ज़रा उठाएँ और सामने स्क्रीन पे देखें ज़रा। आप इस गैप से जब स्क्रीन को देखेंगी, तो आपका हाथ ब्लर हो जाएगा और आप जब जी, हाथ को देखेंगी, तो स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। जी, आप फ़र्ज़ करें कि ये हाथ पॉज़िटिविटी है और सामने नेगेटिविटी है। आप नेगेटिविटी को देखेंगे तो पॉज़िटिविटी ब्लर होगी, पॉज़िटिविटी को देखेंगे तो नेगेटिविटी ब्लर होगी। सो ये कह लें कि यूनिवर्सल लॉ है, आप अगर पॉज़िटिव रहेंगे, तो नेगेटिविटी ऑटोमैटिकली ब्लर हो जाती है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी पे फ़ोकस करेंगे, तो पॉज़िटिविटी ब्लर हो जाएगी। फिर आपके माइंड पे जो असर आएगा, वो नेगेटिविटी का आएगा। अच्छा, फर्स्ट इम्प्रेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी मैटर करता है और हम लोग तो यही चीज़ देखते हैं कि एक बंदा आया है, उससे हमने बात की है, अगर उसने बात थोड़ी-सी उस कभी-कभी गलती हो जाती है, सर इंसान है सारे के सारे, तो हम लोग उसको जज कर लेते हैं, हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि ये इंसान इसी तरह का होगा और हम टिल एंड उसको जो है वो ये चीज़ लेके चलते हैं कि इसने तब उस तरह किया था, तो ये इस तरह का ही एक इंसान है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन किस तरह इस तरह की सिचुएशन में अगर हम स्टक होते हैं, तो हम किस तरह उसको हम एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएँ और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए बात करने का, ये सब मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा डिटेल में सबको बता समझा दें। अच्छा देखें, मैं लाइक एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, लोगों के बिलीव्स पे काम करता हूँ। हम एनएलपी के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं मिररिंग, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन में अपने कम्युनिकेटर के साथ रेपो बिल्ड नहीं कर पाते, इट्स मीन कि उसने अपने दरवाजे अगर पहले इंप्रेशन में ओपन ना किए, फिर आप जो मर्जी कर लें, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप और मैं इस टाइम लाइव शो कर रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे, अगर इल्मी सिटी के वाया हम कनेक्ट ही ना हो पाए, तो हमारी ये कन्वर्सेशन मैटर नहीं करेगी। इल्मी सिटी अगर लाइव फेसबुक के साथ कनेक्ट ना हो पाए, तो हमारी ये कन्वर्सेशन मैटर नहीं रखती, वो सिर्फ लिमिटेड सी कम्युनिकेशन होगी। और सिमिलरली जब आप किसी के साथ मिलते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन बेसिकली आपका वो कह लें कि गेट पे है, वो आपके उस कम्युनिकेशन को अनलॉक करता है, वो जो ताला है उसको खोलता है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका ठीक नहीं है, तो जो भी आपका कम्युनिकेटर है वो जजमेंटल हो जाता है। ये नेचुरल है, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि जब हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो हम एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं।
फिर जजमेंटल में हम अपने माइंड के मुताबिक उसको परसीव करते हैं। हम अगर नेगेटिव माइंड सेट के साथ हैं हम उसको भी नेगेटिव लेंगे, अगर हम क्रिटिसाइज माइंड सेट के साथ हैं तो हम उसको क्रिटिकल एंगल से देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको बेहतर कैसे बनाना है? सबसे पहले कि आपने जिसके साथ भी कम्युनिकेट करनी है, एक तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, सेकेंडली मेंटली आप 100% प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ लोग हैं जब वो किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं तो वो साथ साथ अपने मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं, यानी उनकी इंटेंशन जो है वो कंप्लीटली उस पर्सन की तरफ नहीं होती, जिसकी वजह से वो पर्सन एक उसको सेंस ऑफ फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि सीरत के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी के साथ गुफ्तगू करते थे तो आप पूरी बॉडी को उसकी तरफ रोटेट करते थे, कंप्लीट इंटेंशन देते थे। अब ये बेसिकली एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रैपो बिल्डिंग का प्रोसेस है और ये स्टार्ट में फ्यू सेकंड में बिल्ड होता है, और अगर फ्यू सेकंड में आप बिल्ड ना कर पाए तो फिर आपकी जो आने वाली आगे की कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं हो पाए, आपके वाईफाई कह लें कि आपस में कनेक्ट नहीं हो। तो ये सिंपल सा इसमें फार्मूला है कि आपने पॉजिटिव इंटेंशन स्माइल रखनी है पॉजिटिव वाइब्स के साथ, और 100% आपने अटेंशन देनी है उस पर्सन को जिसके साथ आप गुफ्तगू करने लगे हैं। लाइक कल मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मिसाल कोड की प्रैक्टिकली। उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे प्यारे हैं, मेरी वालदा है, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वाइफ है, मैं जब बाहर से थका हुआ आता हूँ तो मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं करता, मैं पहले खाना खाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इंसान को भूख लगी हुई होती है तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी डाइट को कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद जब मैं फिजिकली खुद 100% कह लें कि अटेंटिव हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने प्यारों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, क्योंकि प्यारों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको 100% कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो कंसंट्रेशन तभी आती है जब आप माइंडसेट बनाते हैं कि मैंने इस बंदे के साथ 100% कम्युनिकेट करना है। लाइक कि मेरी एक कोची थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती। तो हम मीटिंग कंप्लीट करके I8 में से हम निकले, KFC से बाहर पार्किंग में आए, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी एक यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मुझे बता दें कि कोई भी बंदा किसी भी पर्सन पे आप मुझे यूँ इशारा करें, मैं आपके साथ उसको कम्युनिकेट करके बताऊँगा, मैं उसे जानता नहीं होगा, बट उससे फ़ील नहीं होगा कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। तो उसने एक पर्सन खड़े हुए थे, 2 लड़के थे, उनकी तरफ इशारा किया, बाइक के पास खड़े हुए थे, मैं गया, मैंने हैंडशेक किया, स्माइल दी। मेरे वो 10 सेकंड का पर्सोना इतना पावरफुल था कि हम 3 से 4 मिनट बात करते रहे और उस बंदे ने मेरे से ऐसे बात की जैसे काफ़ी टाइम से हम एक-दूसरे को जानते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद वो कहता है कि सर मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि हम पहले कहाँ मिले थे? तो मैंने उसे मुस्कुरा के कहा कि हम आज फर्स्ट टाइम मिले हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इसलिए आपका इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपने स्माइल रखनी है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैंने इस पर्सन के साथ जो है गुफ्तगू करनी है 100% कंसंट्रेशन के साथ। ठीक हो गया। सर, एक बात कही जाती है, सब लोग ही ये बात करते हैं कि खुश लिबास आप जितने होंगे उतना लोग आपसे मुतासिर होंगे। तो पर्सनालिटी और ड्रेसिंग किस हद तक आपके अकॉर्डिंग एक पॉइंट है कि होता है ऐसा कि इन्फ्लुएंस होते हैं, वो डेवलप करते हैं लोगों के बीच में? देखें, जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, उसके अंदर पर्सोना आपका मैटर करता है, ठीक है ना? अगर आपका, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है इस टाइम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, हम लोगों का माइंडसेट के अंदर एक फ़िल्टर है जिसे हम जजमेंटल फ़िल्टर कहते हैं। हमारा जो मेज़रमेंट का पैमाना है ना, वो पर्सोना और मटेरियलिस्टिक अप्रोच पर है। मेजॉरिटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देख लें, बाकी देख लें। इसीलिए ये आज के लवाज़मात में है कि आपने अपने पर्सोना को बिल्कुल ठीक रखना है। अगर आपका पर्सोना ठीक नहीं है, तो डेफ़िनिटली फर्स्ट इंप्रेशन आपका वीक हो जाएगा। डेड नहीं होगा बट वीक हो जाएगा। फिर आगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी रैपो स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट होगा। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन आगे स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप रैपो बिल्ड करने में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि हमारी जो आजकल की वर्ल्ड है, हम लोगों का जो मेजरमेंट का पैरामीटर है,
वो मटेरियलिस्टिक है, इसलिए हमें अपने पर्सोना पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें अपने आप को हाइजीन पे अपना ख़्याल रखना होगा, अपने पर्सोना को जितना बेहतर बना सकते हैं, बेहतर करना होगा। हम जो भी पहने वो हमें भला लगना चाहिए, ठीक है? और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे शकील अहमद भी एक क्वेश्चन जी, पूछते हैं, एक व्हाई क्वेश्चन टेम्परेरी फीलिंग्स मेक अ परमानेंट परसेप्शन? अच्छा, ये पर्सपेक्टिव। टेम्परेरी फीलिंग्स नहीं होती, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ। हम माइंड को जो भी मैसेज देते हैं, हमें लगता है कि वो टेम्परेरी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो बड़ा मासूम है, उसको जो भी मैसेज आता है वो उसको एडॉप्ट कर लेता है और वो हमारे ऑटो पायलट पे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो टेम्परेरी फीलिंग्स हैं, ये भी बेसिकली टाइम टू टाइम परमानेंट होना शुरू हो जाती हैं सबकॉन्शियस में। कॉन्शियस लेवल पे जो हमारा आगे का फिल्टर है उसमें तो ये टेम्परेरी है, बट सबकॉन्शियस के अंदर ये परमानेंट होना शुरू हो जाती है। फिर ये जी, हमारी हैबिट्स में, हमारे बिहेवियर्स में नज़र आना शुरू हो जाती है, जो हमें बज़ाते खुद फ़ील नहीं होती। थर्ड पर्सन को, थर्ड आई को ये फ़ील होती है। तो दुनिया के अंदर कोचिंग की परसेप्शन ही ये है कि थर्ड आई आपको देखती है, आपकी रिफ्लेक्शन करती है, आपको बताती है कि ये चीज़ें जो है आपकी वो बेहतर होने वाली हैं। तो टेम्परेरी फीलिंग बेसिकली हमारी सबकॉन्शियस में जाके परमानेंट फीलिंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारी परमानेंट परसेप्शंस का हिस्सा बन जाती हैं, हमारे माइंड के फ़िल्टर का हिस्सा बन जाती हैं, हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी इवेंट हमारे सामने हो रहा है, उससे जो भी डाटा आ रहा है, हमारे माइंड के अंदर एक सवाल होगा, एक जवाब होगा, उसके नतीजे में हम कोई मानी उसका मीनिंग क्रिएट करेंगे। तो ये परमानेंट परसेप्शन भी इसी तरह फिर क्रिएट हो जाती है। तो टेम्परेरी फीलिंग्स को आप कोशिश करें कम से कम उसको जितना बेहतर कर सकते हैं, अपनी कोई भी फीलिंग, चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, उनको आपने पॉजिटिव रखना है। इसी तरह अहमद यासिर सवाल कर रहे हैं कि सर, इफ योर एनवायरनमेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस योर आइडियाज बिकॉज ऑफ इनमेच्योरनेस, आई एम नॉट बिजनेसमैन, बट अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका एनवायरनमेंट आपके आइडियाज से मुतासिर नहीं होता तो क्या करना चाहिए? अपने आइडिया पर और ज़्यादा काम करें। इट्स मीन के आपकी पर्सनैलिटी, आपके आइडियाज़ पे काम होने की ज़रूरत है, आपने अपने आप को ग्रूम करना है, बेहतर से बेहतर करना है। तो फिर एक वक्त आएगा कि वही इन्वायरमेंट आपके आइडिया से इन्फ्लुएंस होगा। लाइक कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे याद है ट्रेनिंग्स में, तो हमें कोई भी नहीं जानता था, हम कहीं भी जाते थे, लोग हमारी बात पे इतना फोकस नहीं करते थे, बट हमने अपने ऊपर काम किया और कंटिन्यूसली हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं और आज वो वक्त है कि लोग हमारी राय को ऑथेंटिक मानते हैं, हमसे राय लेना पसंद करते हैं, हमसे कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं। तो ये अपने ऊपर जितना आप काम करते जाएंगे, टाइम टू टाइम आपका इन्फ्लुएंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इन्फ्लुएंस बढ़ाने का बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेली बेस पे रिफ्लेक्ट करें। आप देखें कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप मज़ीद अपने आप को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अपनी पर्सोना को देखें, अपने माइंडसेट को देखें, हर पर्सपेक्टिव पे अपने काम करें और इंशाल्लाह फिर वही एनवायरनमेंट जो अभी आपके आइडियाज़ को वैल्यू नहीं दे रहा, वही एनवायरनमेंट आपके आइडियाज़ को प्रमोट करेगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा, सर, एक एक बात होती है कि अगर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मुझे वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, चाहे मैं तारीफ़ के काबिल हूँ या ना हूँ। और इसी तरह बाकी कोई भी लोग होंगे, उनको तारीफ़ और खुशामद तो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आती है कि ठीक है, इस बंदे ने मुझे ये कह दिया, उस बंदे ने कह दिया, वो इंसान बहुत ही अच्छा है। लेकिन झूठी तारीफ़ भी होती है बीच में, किसी को कोई आपसे काम है तो लोग आपसे जो है वो झूठी तारीफ़ करेंगे और इस तरह करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ कि अगर हम किसी की तारीफ़ और खुशामद कर रहे हैं या कोई हमारी तारीफ़ और खुशामद कर रहा है, तो हम इसको किस तरह यूटिलाइज़ करें? हमें किस तरह पता चले, या हम किस तरह चाहें कि एक अच्छा पॉज़िटिव तरीके से हम उस बंदे की तारीफ़ कर रहे हैं, या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे ना 2 चीज़ें समझनी है आपने। ठीक मैंने है। ना जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ, सबसे पहली चीज़ कि तारीफ़ और खुशामद में बहुत डिफ़रेंस है। अगर आप खुशामद कर रहे हैं तो आप दूसरों पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, बिकॉज़ लोगों के सेंसर आजकल बहुत एक्टिव हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे खुशामद हो रही है। और जब आप खुशामद के टर्म में किसी की तारीफ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, नेक्स्ट पर्सन को वो फ़ील हो जाता है। उस वक़्त जी। बेशक ना हो, बट लेटर ऑन उसे फ़ील हो जाता है और जैसे ही उसे ये जब फ़ीलिंग आ जाएगी कि इसने खुशामद की थी अपने किसी काम के लिए, तो उसके माइंड के अंदर आपका जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा। इट मीन कि आपके इस एक्ट ने उसके माइंड पे नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ दिया। अच्छा, तारीफ़ जो है वो करना बिल्कुल जायज़ है। आप पॉज़िटिव इंटेंशन में जिस हद तक जो
रियलिटी बेस्ड तारीफ है वो करें, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, ये एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाती है। लाइक कि आपकी तारीफ से मुमकिन है कि किसी की मोटिवेशन बढ़ जाए, आपकी तारीफ से मुमकिन है कि किसी का एनर्जी लेवल बेहतर हो जाए, आपकी तारीफ से मुमकिन है कि किसी का माइंडसेट उलझाव में और वो बेहतर हो जाए, उसको आपकी एप्रिसिएशन की वजह से और एनर्जी मिल जाए और वो काम मजीद बेहतरी से करना शुरू कर दे। अच्छा, तीसरी चीज यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने किसी की तारीफ को कैसे लेना है। तो इसके लिए जी। हमने फीडबैक का मैकेनिज्म यूज करना है कि हमने लोगों के फीडबैक को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। लाइक मुझे एक बंदा कहे कि आपने काम बहुत अच्छा किया, अब मैं अगर रेगुलर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इट्स ओके। अगर वो मुझे फीडबैक के अंदर बताता है कि आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया, बट अगर इसमें ये हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाएगी, ठीक है, अब ये मेरे लिए इम्प्रूवमेंट एरिया है। तो आपने दूसरों की तारीफ को, दूसरों के फीडबैक को इम्प्रूवमेंट के लिए लेना है, बिकॉज इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, सम टाइम उसकी अपनी निगाह उस चीज को नहीं देख रही हो, इसलिए फीडबैक लेने के लिए पॉजिटिव रहे। कोई भी जब फीडबैक आपको दे तो आप उसको दिल खोल के एक्सेप्ट करें और देखें कि उसमें इम्प्रूवमेंट एरिया क्या है। अगर आपको लगता है आप मेंटली स्ट्रांग है, आपको पता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट, लाइक मुझे सेशन के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग्स में जब लाइव जाता हूँ, जो मेरे दोस्त साथ जाते हैं, जैसे ही हम गाड़ी में आके बैठते हैं तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मुझे फीडबैक दें, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। सो इम्प्रूवमेंट का मैकेनिज्म जो है ये आपकी लाइफ में ग्रोथ का एक बहुत बेहतरीन टूल है। तो आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी तारीफ को यूज करना है, और जब किसी की तारीफ करनी है तो कोशिश करें कि खुशामद ना करें, बिकॉज उसमें आप नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे के माइंड में डाल रहे हैं, और वो आपके लिए फिर हमेशा के लिए माइंड में परसेप्शन बैठा लेगा कि ये बंदा, फिर आप जब तारीफ भी करेंगे तो उसको लगेगा खुशामद है। इसीलिए इसमें आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, वरना आपकी तारीफ भी, ओरिजिनल तारीफ भी उसकी नजर में खुशामद बन जाएगी, बिकॉज वो परसेप्शन आपने उसके माइंड में सेट किया। सर इसी इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा मज़ीद करना चाहूँगी कि किस तरह हम करें तारीफ़। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि आप देखो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह देखो होनी चाहिए। तारीफ आपको बिल्कुल ओरिजिनल करनी चाहिए, टू द पॉइंट करनी चाहिए, और ठीक है। तारीफ में एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन नहीं देनी चाहिए। आपकी तारीफ की इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर जी। आपकी तारीफ की इंटेंशन कोई अपना काम निकलवाना है या अपने मुफाद के लिए है, उसमें देखें कि ना चाहते हुए भी कुछ थोड़ी सी शुगर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, जी। बिकॉज हमारी नेचर ऐसी है। तो हमने तारीफ लिमिट तक करनी है, ओरिजिनल करनी है, उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें शामिल नहीं करनी। हाँ, लाइक कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और वो मेरे से किसी चीज़ का फीडबैक माँगता है, मैं वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तारीफ़ भी कर दूँगा, बिकॉज़ मेरी इंटेंशन उसको बूस्ट करना है, मेरी इंटेंशन उसकी उम्मीद को बढ़ाना है, उसके लिए नए हॉरिज़न्स को खोलना है, वो एक अलग बात है। इंटेंशन मैटर करती है कि आपकी तारीफ़ से अगर किसी की मोटिवेशन बढ़ रही है, आपको पता होता है ना, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी तारीफ़ का मकसद अपना फ़ायदा है, तो फिर वो खुशामद की कैटेगरी में जा सकती है, क्योंकि बड़ा ही क्रिटिकल और मुश्किल सिनेरियो है। इसमें आप देखें थोड़ा-सा भी इल बैलेंस होंगे, तो आपके लिए ये नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए इसमें आपने बड़ा केयरफुल रहना है। एक तो बिल्कुल ओरिजिनल तारीफ़ करें, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों को शामिल ना करें। सेकेंडली आप देखें कि आपकी तारीफ़ से दूसरे की पर्सनैलिटी में अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वेरी गुड, उसको करें। कुछ लोग एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, कुछ रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती हैं कि एप्रिसिएशन के बगैर उनकी गाड़ी चलती नहीं है, तो वहाँ जी। पे तारीफ़ जो है बहुत ज़रूरी होती है। आप उनके काम की तारीफ़ करें जो ओरिजिनल है, ताकि उनकी मोटिवेशन बढ़े। तो ओरिजिनल के पैरामीटर से आपने आगे नहीं जाना, ये आप रूल बना लें, फिर इंशाल्लाह इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह। एक पॉइंट होता है सर, क्रिटिसिज्म। जब हम किसी को कंप्लेन करते हैं या हम जब उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो हर इंसान जो है वो माइंड करता है कि इसने जो है वो मुझे क्रिटिसाइज किया है या इसने तो मुझे बुरा कहा था। अब अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हम लोग किस तरह इस सिचुएशन को आउटकम करें कि हम उस बंदे को बता भी दें कि जी आपने ये काम गलत किया, और हमारा जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो गलत ना उस बंदे के सामने आए। अच्छा, क्रिटिसाइज़ करने का बड़ा अच्छा मेथड मैंने कासिम अली शाह साहब से सीखा, मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने कैसर अब्बास साहब से भी सीखा, वो भी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की किताब में भी है। इसे हम कहते हैं सैंडविच रूल। जब आपने किसी को क्रिटिसाइज़ करना होता है तो आप सैंडविच रूल का इस्तेमाल करें। इसमें सबसे पहले आप उसके पॉजिटिव टेन्योर को, उसकी पॉजिटिविटी को, उसके अच्छे काम को सामने लेके आते हैं। जब आप उसके अच्छे काम को सामने लेके आते हैं तो उससे ये होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है, वो अपने डोर्स ओपन कर लेता है फीडबैक के लिए, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटेंशन से उसके काम की तारीफ कर रहे हैं।
साथ ही आपने जो फीडबैक देना है, जो इम्प्रूवमेंट एरिया है जिसको आप क्रिटिकल एंगल से देखते हैं, फिर आप वो इंसर्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग अगेन आप पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, आप उसकी पॉजिटिव काम के साथ करते हैं, उसके उस काम से जो उसने बड़े अच्छे से किया। इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में और एंड में वो पॉजिटिव आपके कह लें कि ब्रेड के स्लाइस आ जाते हैं और सेंटर में सैंडविच का वो मटेरियल आ जाता है जो क्रिटिकल आपका होता है। इसमें ये होता है कि उस बंदे की फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। स्टार्टिंग में आपने ओपनिंग की, बेहतरीन ओपन हो गया, पॉजिटिव हो गया, फिर आपने क्रिटिसाइज किया, फिर क्लोजिंग में अगेन आपने पॉजिटिव, ताकि वो बाद में भी नेगेटिव ना हो। सो ये सैंडविच रूल बड़ा अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करें, इसमें चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज, कुछ लोग होते हैं जो बगैर सोचे समझे क्रिटिसाइज करना शुरू करते जी, हैं, मौके की मुनासिबत को नहीं देखते। फिर जी, वर्ड्स की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वर्ड्स की सिलेक्शन वो नेगेटिव कर लेते हैं। आपने वर्ड्स बड़े प्रिसाइजली, जब भी आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है तो आपने तो सैंडविच रूल यूज करना है, वर्ड्स बहुत प्रिसाइज यूज करने हैं। आपका हल्का सा भी अगर वर्ड गलत हो गया तो फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट दूसरे पर बुरा जाएगा। तो आपने पॉजिटिव इंपावर वर्ड की लिस्ट बनानी है, लाइक किसी को आप ये ना कहें कि आप फेल हो गए हैं, आपका ये जी, प्रोजेक्ट फेल हो गया, आप उसे कहें कि इट्स वेरी चैलेंजिंग, आपने इससे क्या फीडबैक हासिल किया, इससे आपकी लर्निंग क्या है। अब देखिए पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मैं किसी को किसी चीज़ के लिए डायरेक्टली नो कहूँगा तो उसकी पूरी फिजियोलॉजी उस चीज़ को रेजिस्ट करेगी, वो मेरे लिए एकदम से रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं येस के मॉडल में उसको वो चीज़ समझाऊँगा तो वो रेजिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली माइंड के अंदर रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, इतना ही आपका रिलेशन वीक हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है। सेकंड पर्सन जजमेंटल हो सकता है, वो आपके जी। लिए परसेप्शन अपनी चेंज कर सकता है। सो रेजिस्टेंस को कम से कम करना है, इंशाल्लाह फिर आपका जो क्रिटिकल मैकेनिज्म है थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। मेन पर्पस आपका ये है कि आपको उस क्रिटिकल एंगल से उसको फीडबैक मिल जाए, उसका इम्प्रूवमेंट एरिया हो जाए। लाइक मुझसे मेरे एक बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, लाइव सेशंस करते हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि इस तरह से काफ़ी टाइम बाद किसी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैंने इंटरव्यू दिया, मैं कहा, "आप ये बताएँ कैसा है?" तो मैंने देखा बड़ा सुपर था, नेचुरल बॉडी लैंग्वेज थी। एक और मेरे दोस्त थे, उन्होंने उनको फ़ोन करके इतना क्रिटिकल किया कि वो इतने डिमोटिवेट हो गए कि उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा। उन्होंने कहा, "मेहताब भाई आप तो ये कह रहे थे", बट उन्होंने मुझे ये बातें की हैं। तो मैंने उनको फिर बड़े अंदाज़ से, तरीके से उनकी रेज़िस्टेंस को कम करते हुए चीज़ों को समझाया और राइट नाउ फिर उनको पता चल गया कि वाक़ई ही कि उन्होंने जो बात की थी, उनके बताने का अंदाज़ थोड़ा-सा डिफरेंट था, वर्ड्स की सिलेक्शन टफ थी, जिसकी वज़ह से इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया और ये डिमोटिवेट हो गए। अच्छा, यहाँ पे अ, शकील अहमद साहब ने एक क्वेश्चन किया है, सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड टूल्स भी हैं या ये किसी भी ये इंसान को अपनी कोई टारगेट हासिल करने, उनकी डिज़ायर्स के लिए हम अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। अच्छा शकील साहब, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टूल्स बिल्कुल हैं। आपने देखें अपनी हैबिट्स पे काम करना है, आपने अपने माइंडसेट पे काम करना है। अब हैबिट्स के लिए प्रॉपर टूल्स हैं, फ्रेमवर्क हैं, जिनको आप अपनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हैबिट्स रिफ़ॉर्म होना शुरू होती है। बिकॉज़ सबसे पहले हम हैबिट्स पे काम करते हैं, फिर वही हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगी। हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर ही हमारी पर्सनैलिटी को ट्रांसफ़ॉर्म भी करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी से नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल फ्रेमवर्क है। अगर आप फ्रेमवर्क के बगैर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उसके अंदर वो कंटिन्यूटी नहीं आती, वो निखार नहीं आता। और जब आप किसी बिल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करते हैं, उसका रिज़ल्ट और इम्पैक्ट 100% होता है। लाइक कि हम जब कोचिंग कन्वर्सेशन करते हैं, लोग समझते हैं कि कोचिंग इज़ जस्ट कन्वर्सेशन, इसमें बस बातचीत होती है। नो, जी। इसके फ्रेमवर्क हैं। हम प्रॉपर एक फ्रेमवर्क में से, एक प्रोसेस में से अपने कोचिंग को गुज़ारते हैं। उसके बाद रिजल्ट 100% ऑथेंटिक होता है और रिजल्ट उसके अपने अंदर ही अंदर से निकलता है, उसके अपने माइंड से निकलता है। सो फ्रेमवर्क हर चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे कोचिंग है, चाहे काउंसलिंग है, चाहे मेंटोरशिप है, हर चीज़ का एक फ्रेम है। जैसे मैंने क्रिटिसिज्म का आपको एक फ्रेम दे दिया, सैंडविच रूल दे दिया। आप इस फ्रेमवर्क के बगैर अगर क्रिटिसिज्म करेंगे, कहीं पे भी आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपना एक नियर और डियर रिलेशन खो सकते हैं। इसलिए फ्रेमवर्क को आप समझें और इसको अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह रिजल्ट और इम्पैक्ट बहुत ही बेहतर होगा। मैं यहाँ पे सब ऑडियंस को कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है सर से क्वेश्चन करने के लिए। आपको हम लोग जो है वो जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ गो फॉर इट। अच्छा सर,
मैं एक बात इस तरह आपसे करूँगी कि हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। हमारे लिए जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो कभी-कभी किसी और के लिए नेगेटिव होती है। तो आप इसमें भी यही रूल करना चाहेंगे कि हम पहले बंदे को जज करें, फिर हम उससे बात करें, फिर हम उसकी बात सुनें? या आप कहेंगे कि हम बस जाके बहुत आराम से मुस्कुरा के उससे बात करें और हम वो हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत अच्छा ही चला जाएगा उस इंसान तक? देखें, सबसे पहले है कि जजमेंटल तो हमें होना नहीं है। जजमेंट करना इंसान का, बशर का काम नहीं है। ये जी, उस अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। जजमेंट हमारे इख्तियार में ही नहीं है, पहली जी, चीज़। जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, जब हम उसको इख्तियार में लाने की कोशिश करते हैं, तो बिगाड़ होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं। तो जजमेंट तो हमने किसी सूरत में भी नहीं करनी, कन्फर्म नहीं है। बिकॉज़ देखें, किसी के दिल का हाल मैं नहीं जान सकता। ठीक है? इसलिए जजमेंट जब भी आप होते हैं, आप अपनी माइंड की एनर्जीज़ को नेगेटिव कर देते हैं। तो जजमेंट तो आपने होना नहीं है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कल के सेशन में भी डिस्कस हो रही थी कि अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाएँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने एग्रेसिव नेचर में होते हैं, हम लोगों को सुनना नहीं चाहते। कहीं पे भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर आप डीप लिसनिंग करें, हम कोचिंग के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं, डीप लिसनिंग। डीप लिसनिंग में आपको सेकंड पर्सन का परसेप्शन समझ आ जाता है। ठीक है? हर इंसान की देखने की ये जो ऐनक है ना, ये डिफरेंट है। हर जी, इंसान की देखने की ऐनक डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँगा, मैमूना उस चीज़ को किसी और एंगल से देख रही होंगी, शकील अहमद साहब हमारे जिन्होंने अभी सवाल भी पूछा था, वो उस चीज़ को किसी और एंगल से देख रहे होंगे। ये तो देखने का ज़ाविया नज़र आ गया। तीसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रीवियस एक्सपीरियंस से उस चीज़ को मेज़र करते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी की कोई चीज़ कभी चोरी होगी, तो वो अपने माइंड में एक परसेप्शन उसके है कि चीज़ें चोरी हो जाती हैं, उसके माइंड के फ़िल्टर में आ गया। लाइक के मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सदर की मार्केट में गया, मोबाइल लेने गए, हमने गाड़ी पार्क की, वापस आए तो गाड़ी ना थी। तो हमें फ़ील हुआ कि पार्किंग वाले उठा के लेके गए होंगे, वहाँ गए, पता चला वहाँ भी नहीं। तो हमें पता चला कि गाड़ी चोरी हो गई है। अब मैं जब भी कहीं पे भी गाड़ी पार करता हूँ, यकीन माने ना चाहते हुए भी ऑटो मोड पे मैं बार-बार देखता हूँ कि गाड़ी खड़ी भी है या नहीं। तो हम पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमारा परसेप्शन बेसिकली। तो जजमेंट हमने नहीं करना। पास्ट एक्सपीरियंस अगर हमारे नेगेटिव हैं, तो उनको हमने पॉजिटिव करना है। कंसल्ट करें, एक्सपर्ट को हायर करें, अपने आप को डेली बेस पे, वीकली बेस पे रिफ्लेक्ट करें। अपनी रिफ्लेक्शन कैप्चर करें किसी पेज के ऊपर कि कौन से मेरे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से मेरे रिलेशन इफेक्ट होते हैं। ठीक है? फिर थर्ड चीज़ ये है कि आपने डीप लिसनिंग करनी है, सुनने की आदत अपनी डेवलप करें। बिकॉज़ सुनने की आदत नहीं होती, तो जब हम एकदम से बोलते हैं, उसमें ये होता है कि नेक्स्ट पर्सन का परसेप्शन हम समझ नहीं पाते। तो पहले दूसरों को समझें, फिर उन्हें समझाएँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप दूसरों को समझे बगैर समझाने की कोशिश करेंगे, तो तो फिर क्या होगा कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर किसी चीज़ को डंप कर रहे होंगे। और जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती किसी के ऊपर डंप की जाती है, तो उसका इम्पैक्ट डीप नहीं होता, उसका असर गहरा नहीं होता। वो कहते हैं कि दिल से बात निकले तो दिल पर असर रखती है, वो तभी है कि जब आप दूसरे को समझते हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर, आपकी कन्वर्सेशन के अंदर, जितनी भी कम्युनिकेशन है उसके अंदर, आप जब दूसरों को समझते हैं, तो तब आपके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। लाइक कि मैं जब ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग्स की नीड्स को पहले डीपली एनालाइज़ करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम किस वजह से है? गैप्स क्या है? अब मैं गैप समझे बगैर अगर ट्रेनिंग करवा दूँगा, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली मेरे जब लाइव सेशन होते हैं, कोचिंग सेशन होते हैं, तो मैं डीपली लिसन करता हूँ। जब आप दूसरों को डीपली लिसन करते हैं, आपकी लिसनिंग की स्किल इम्प्रूव होती है, तो उसमें आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका परसेप्शन दूसरों के लिए बेहतर हो जाता है, आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, नॉट जजमेंट, अंडरस्टैंड। तो जी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर उतना ही पावरफुल होगा। सर, एक पॉइंट से ही पॉइंट मैं जनरेट कर रही हूँ कि हमें अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब ओरिजिनलिटी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जिस तरह के हो उस तरह के ही होने चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि मैं अगर किसी तरह एक अपनी पर्सनालिटी मेरी है, तो आपके नज़दीक वो पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी कि
अच्छी नहीं है या बहुत टॉकेटिव है या कुछ इस तरह, तो पर्सनालिटी चेंज करना भी एक ही प्रोसेस का हिस्सा है कि नहीं, या आप बस जो ओरिजिनल है यू हैव टू बी ओरिजिनल? अच्छा, थोड़ा-सा नेट डिस्कनेक्ट था। मुझे आपका सवाल बस इतना समझ आया कि हमें अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी चाहिए या नहीं जी। करनी चाहिए। तो इसका मैं जवाब आपको इस तरह देता हूँ कि देखें कि हदीस के मफ़हूम के मुताबिक तुम्हें से वो इख्तिलाफ हुआ जिसका आज कल से बेहतर नहीं है, ठीक है? कंटिन्यूअसली हमने इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, और हमारे वो बिहेवियर जिसकी वजह से हमारे प्यारों के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी कम्युनिकेशन में फ्लॉज़ आते हैं, डेफ़िनेटली हमें उनको इम्प्रूव करना है। बिकॉज़ अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी अ, हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं आई गेस सर के साथ। ना सिर्फ दूसरों पे है, सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे है। जितने भी पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका मेन ओरिजिन नेगेटिविटी है। तो मैं नेगेटिविटी को कहता हूँ कि ये एक ऐसा वायरस है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। तो इट्स जी वेरी सर। इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें और रेगुलर बेस पे अपने आप को इम्प्रूव करें। बिकॉज़ अगर आप इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता रहेगा, और टाइम टू टाइम आपके रिलेशन, आपकी कन्वर्सेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी, और आप दूसरों के लिए भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे। जी दूसरों के सर। लिए भी आप एग्ज़ाम्पलियर होंगे, लोग आपकी एग्ज़ाम्पल देंगे और आपके साथ कम्युनिकेशन में उनको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। शकील अहमद साहब ने यहाँ पे एक और दोबारा पूछा है, पूछिए। सर यस दिस इज़ माय पॉइंट, हाउ कैन वी रिप्लेस नेगेटिव वोकैब्युलरीज़, नेगेटिव मेमोरीज़, इवेंट्स और थॉट्स विद पॉजिटिव वन्स? ओके जी, सबसे पहले नेगेटिव वोकैब्युलरी की बात करते हैं। हर वो वर्ड जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आप उसको नोट डाउन करें। जैसे मैंने बताया कि मैं फेलियर का वर्ड बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसकी जगह फीडबैक का वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, पहली तो ये चीज़ आ गई। फिर इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, या कहते हैं कि बहुत ही बुरी बात होगी, मैं इंतहाई मेरे लिए बड़ी ऐसी सिचुएशन आ गई। तो मैं उसे कहता हूँ कि इट्स चैलेंजिंग, चैलेंज है। आप जब उसको चैलेंज के वर्ड से रिप्लेस करते हैं, तो चैलेंज में आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। अब मैं कह रहा हूँ मैं टेंशन में हूँ, कितना मुश्किल और कितनी मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। अब मुसीबत का वर्ड अगर देखें तो आपको वो इंटेंशन दे रहा है कि आप थोड़े से डिप्रेशन में चले जाएँगे। बट आप जब उसको चैलेंज कह रहे हैं, चैलेंज में आपकी मोटिवेशन एकदम से बॉडी लैंग्वेज आपकी ओपन होगी। आप कह रहे हैं अच्छा चैलेंज है तो मैं इसको फेस करूँगा। अब चैलेंज फेस करने से क्या हुआ, आपकी फिजियोलॉजी चेंज होगी। जैसे कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सेशन हुए तो मैंने कहा कि खौफ और खतरे में फ़र्क है। खौफ आपको साइकोलॉजिकल डैमेज करता है, जबकि खतरा, जी। खतरे के लिए आप मोहतात होते हैं। आप मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है? तो खतरे का वर्ड यहाँ पे बेहतर है एज़ कंपेयर खौफ के। इसी तरह फेलियर के जगह आप चैलेंज का वर्ड यूज़ कर लें। एनएलपी के अंदर हम कहते हैं कि देयर इज़ नो फेलियर, कोई फेलियर नहीं है, ओनली फीडबैक, सिर्फ फीडबैक है। उसमें से आप देखें कि लर्निंग क्या है। तो इस तरह से आप बैठें, अपनी वोकैब्युलरी को चेक करें कि कौन से वर्ड हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। शीशे के सामने बैठ जाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिनको इस्तेमाल करते हुए एकदम से आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाएगी, आपको फ़ील होगा, ये फ़ीलिंग हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह के वर्ड्स को फिर आप देखें कि किन वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना है। इसी तरह नेगेटिव मेमोरीज़ को आप खुद से एकदम से नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग सेशन ले लें, आप कोच को हायर कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि कोच रिफ्लेक्ट करता है, और जो काम आपने 10 साल में करना है, वो 1 साल के अंदर हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने यहाँ से अगर लंदन तक पैदल जाना है या आपने लंदन तक गाड़ी पे ड्राइव करके जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप फ्लाइट पे जाते हैं, जहाज़ पे जाते हैं तो आपका टाइम बच जाता है। सो कोच आपके टाइम को बचाता है। अदरवाइज़ आप बहुत से फीडबैक से, डिफरेंट इवेंट से गिर-गिर के सीखते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। बट जी। कोच आपके टाइम को बचाता है और आपके नेगेटिव थॉट्स को रिफ्लेक्ट करके उनको रिप्लेस कर देता है। लाइक एनएलपी में हमारे पास ऐसे मॉडल्स हैं कि हम लोगों के इवन के नेगेटिव बिलीफ्स को भी रिप्लेस कर देते हैं। उनके जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, उनको हम रिप्लेस करते हैं, उनको जाके एलिमिनेट करते हैं। डिफरेंट टाइप की कह लें कि हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, थेरेपीज़ होती हैं, जिस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके हम नेगेटिव फ्रेमवर्क को, नेगेटिव थॉट्स को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो पहले थैंक तो यू सो मच सर। जी, अ,
और सब लोगों का जिन्होंने देखा उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, इतना अच्छा हमें एक्सप्लेन किया। सब लोगों को जैसे आप लोगों ने सुना, सर को भी सुना, और मैं भी एक टिप देना चाहूँगी कि छोटी-छोटी चीज़ें करके आप लोग जो है बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की चेंजिंग आपकी लाइफ़ में ज़रूरी नहीं है, मुस्कुरा दें, किसी की बात सुन लें, उसको आराम से गाइड कर दें, उसको बता दें, तो ये एक बहुत अच्छा पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपका किसी और की लाइफ़ में पैदा ज़रूर करेगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा। एंड पे सर ने जिस तरह एक बुक सजेस्ट की थी, मैं आप लोगों को दोबारा सजेस्ट करना चाहूँगी जो इस टॉपिक पे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, वो डेल सॉरी डेल डेल कार्नेगी की हाँ, बुक है डेल हाउ कार्नेगी की बुक टू है। इन्फ्लुएंस पीपल। आप इसको भी देखें और आप सीरत का मुताला भी करें। आपको अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो सीरत से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा प्रैक्टिकली वे में, ठीक है ना। जी। बाकी डेल कार्नेगी की बुक भी आप देख लें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला और इसमें आपका सीरत के लिए भी कहना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो सबसे ज़्यादा एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो उन ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर गाइडलाइन हासिल करिएगा। और अपना और अपने साथ वालों का ज़रूर ख्याल रखें सब लोग। आजकल के जिस तरह के हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।